उनकी माँ बीमार पड़ जाती हैं और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है 1892 में। और इसके ठीक 1 साल के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और वो 12 साल की उम्र में अनाथ हो जाते हैं। और कुछ कंपनियों पर तो ताला भी लग गया, लेकिन रोलेक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस ट्रेजेडी के समय हांस की वॉचेस और ज़्यादा फेमस होने लगी। दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तब रोलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्विट्ज़रलैंड के बाहर और बाकी की यूरोप के मार्केट तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल और महंगा पड़ता था। हांस इस सिचुएशन से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और 1944 में उनकी वाइफ की भी मौत हो गई, बट इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि लोगों का काफ़ी हेट मिलने लगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे कंपनी की जिसको एक अनाथ बच्चे ने जिसकी शुरुआत करी थी और इसकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जो आपको चौंका के रख देगी। और ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो भी होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना देरी के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। रोलेक्स एक बहुत ही लग्जरी ब्रांड है जिसकी आज वैल्यू लगभग $8 बिलियन की है। इस कंपनी को कैसे एक अनाथ बच्चे ने इसकी शुरुआत करी थी, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन लग्जरी वॉच ब्रांड बन चुका है। हांस विल्सडॉर्फ का जन्म कमबैक जर्मनी में मार्च 1881 में हुआ था। उनके माँ का नाम एना और पिता का नाम जॉन डैनियल विल्सडॉर्फ था। वो अपने 3 भाई बहन में दूसरे नंबर पे थे। उनका परिवार ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा था जो उनके दादाजी ने स्टार्ट किया था, जिसमें लोहे से बने सामान को सेल किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ बीमार पड़ जाती हैं और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है 1892 में। और इसके ठीक 1 साल के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और वो 12 साल की उम्र में अनाथ हो जाते हैं। बाद में इनके मामा इनकी कस्टडी लेते हैं और इनके फैमिली बिजनेस को सेल कर देते हैं और कुछ पैसा इनके एजुकेशन के लिए अलग कर देते हैं और तीनों बच्चों को एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं बवेरिया जर्मनी में। शुरुआत में हांस इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं और स्कूल के कुछ बच्चे हांस को बुली भी करने लगते हैं उनके रिलीजन और दूसरे शहर के होने के कारण। इतनी डिफिकल्टी के बावजूद वो अपने स्कूल के स्टडी पे फोकस करते हैं। हांस को बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था, इसी की वजह से वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट बन गए। मैथ्स में वो सबसे अच्छे थे और इसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेज में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो फ्रेंच और इंग्लिश में माहिर बन चुके थे। इसके अलावा उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था, जिसमें उनकी सीखी हुई लैंग्वेज ने काफ़ी हेल्प करी, जो आगे चल के इनके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। स्कूल के समय उनका एक स्विस बॉय फ्रेंड था जिसने अपने बर्थ प्लेस की स्टोरीज बता रखी थी, जो ले शॉक्स डे फॉन्ट्स शहर की थी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड थी, जहां वॉच मेकिंग हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और इस जगह से हांस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एक दिन हांस अपनी बोर्डिंग स्कूल से निकल के जर्मनी से मूव कर जाते हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और 19 साल की उम्र में उनको जॉब मिलती है एक अप्रेंटिस की इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में। ये कंपनी अलग अलग मार्केट से मोती खरीदती थी और उनके ज्वेल्स बनाकर पैकेज करके ज्वेलर्स को सेल करती थी। उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी एक्चुअली कुछ बना ही नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी प्रॉफिट निकाल रही है। और तब उन्होंने बिजनेस टैक्टिक्स को सीखना स्टार्ट कर दिया ताकि वो भी पैसा बना सकें। एक दिन हांस एक लेटर रिसीव करते हैं जो उनके फ्रेंड ने भेजा था, जिसमें जॉब ऑफर किया गया था एक कंपनी कूनो कॉटन के द्वारा। उस टाइम कूनो हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग बिजनेस कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी मिलियंस में स्विस फ्रांस में पॉकेट वॉचेस हर साल, और कुछ वॉच को खुद भी मैन्युफैक्चर कर रही थी। ये कंपनी ला चaux-de-fonds प्लेस बेस्ड थी। वो हमेशा से यहीं जाना चाहते थे, जबकि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो ज़्यादा बेनिफिशियल थी इनके लिए, लेकिन उनकी दिलचस्पी उस जगह और वॉच को लेके बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए 1900 में वो ला चaux-de-fonds मूव कर गए इस कंपनी में काम करने के लिए और उनको वहाँ पे हायर किया गया इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क के रूप में। उनकी लिखने और पढ़ने की एबिलिटी के कारण इंग्लिश में, और उनकी सैलरी थी 80 स्विस फ्रांस और वहाँ पे रोज़ कम से कम 100 वॉचेस की वाइंडिंग भी करते थे और चेक करते थे कि टाइम एक्यूरेट हो, और बाकी तरह के भी वॉचेस बनाने में वो माहिर बन चुके थे।
उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा और आर्मी में 2 साल तक सर्व करना पड़ा कोनो कॉटन में। इसके बाद वो लंदन मूव कर गए 22 साल की उम्र में और उसके बाद एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की जो कि हाई क्वालिटी वॉच बनाती थी, जहां पर उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी इस कंपनी की सेल बढ़ाने में। 2 साल तक वहां पर रहे और कंपनी को अच्छे खासे क्लाइंट्स दिलाए। साथ ही में उनके दिमाग में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का भी प्लान चल रहा था और जो कुछ भी ज़रूरी था बिजनेस के लिए वो सीख रहे थे। इसी दौरान वो अपने होने वाली वाइफ से मिले, फ्लोरेंस फ्रांसिस मैककार्टी से, और जल्दी ही उन्होंने शादी कर ली। एक दिन हान अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बैठे हुए थे, अल्फ्रेड जेम्स डेविड के साथ, और उनसे अपने फ्यूचर बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो अपना बिजनेस खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस उनको कुछ कैपिटल की ज़रूरत है। और ये सुनने के बाद जेम्स इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन 1905 में उन्होंने अपनी कंपनी खोली, विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड के नाम से। उन्होंने पार्टनरशिप करी एक दूसरी कंपनी से जो कि वॉच की ही कंपनी थी, जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी थी, और इसी कंपनी के साथ स्टार्ट किया वॉच केसेस को इंपोर्ट करना स्विस कंट्री से इंग्लैंड। और उन्होंने एक न्यू ऑफिस भी ओपन किया बियेन स्विट्ज़रलैंड में, और कुछ ही समय में वो अफोर्डेबल रेट में वॉचेस को सेल करने लगे। हालांकि हांस वॉचेस को लेके बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक चीज़ थी जो उन्हें खटक रही थी। उस टाइम मेंस पॉकेट वॉच यूज़ करते थे और रिस्ट वॉच सिर्फ लेडीज़ पहनती थी ज्वेलरी के रूप में, और इन वॉचेस का साइज़ बहुत छोटा था और मानना था कि समय भी एक्यूरेट नहीं बताते थे, जबकि पॉकेट वॉच का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था और ये बल्कि साइज के साथ साथ काफ़ी मैस्कुलिन भी दिखता था। इसीलिए पॉकेट वॉच मेन के बीच ज़्यादा पॉपुलर था। बट ये बात हांस को थोड़ी खटकती थी। जब जब टाइम देखना हो तब तब पॉकेट से बाहर निकाल कर देखना पड़ता, और जब दोनों हाथ बिजी होते थे तब मुश्किल और बढ़ जाती थी। उस टाइम रिस्ट वॉच काफ़ी छोटी थी, जिसमें मशीन भी बहुत छोटी होती थी, जिससे प्रिसाइज सेटिंग में दिक्कत आती थी। इसीलिए टाइम एक्यूरेट बता पाना भी तब मुश्किल लग रहा था। हांस का ये मानना था कि आने वाले समय में रिस्ट वॉच पॉकेट वॉच को हमेशा के लिए रिप्लेस कर देगी, और इसी खोज में निकल गए परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाने की ओर। उन्होंने आने वाले कई साल काफ़ी यूरोप कंट्रीज़ के चक्कर लगाए और बहुत सारे वॉच मेकर से मिले और वॉचेस के स्मॉल डिटेल्स को डिस्कस किया। उसी समय के बीच उन्होंने अपनी कंपनी का रिस्ट वॉच रिलीज़ करने का प्लान किया, और उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसकी हेल्प और माइनर डिटेल्स को यूज़ करके एक रिस्ट वॉच बनाने में लग गए। 1908 आते आते उनकी कंपनी इंग्लैंड की बड़ी वॉच मेकिंग कंपनी बन चुकी थी। देन हांस ने डिसाइड किया अपने कंपनी का नेम चेंज करने का। वो चाहते थे कि कोई 5 लेटर का लग्जरी ब्रांड टाइप नेम हो, जो कि लग्जरी भी साउंड करे और वॉच के डायल पे भी एडजस्ट हो जाए, और तभी ये नाम आया रोलेक्स। और जल्दी से इस नाम को ट्रेडमार्क करा लिया अपने कंपनी के नाम। कुछ ही सालों में रोलेक्स अपने हाई क्वालिटी वॉच के लिए जाना जाने लगा और काफ़ी सारे अमीर लोग इसे पहनने लगे, और तभी पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और सभी बिजनेस लॉस में जाने लगे। सभी वॉच कंपनियां भी लॉस में जाने लगी और कुछ कंपनियों पर तो ताला भी लग गया, लेकिन रोलेक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस ट्रेजेडी के समय हांस की वॉचेस और ज़्यादा फेमस होने लगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रिस्ट वॉच थी। काफ़ी सारे सोल्जर्स को पॉकेट वॉचेस के बजाय रोलेक्स रिस्ट वॉच ही दिया जाने लगा, क्योंकि इनसे उनको अटैक से कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी। उस समय कंपनी बड़ी बन चुकी थी और 1914 में टोटल 60 एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसमें, और लंदन का ऑफिस और बड़ा हो गया था। और तब रोलेक्स ऑलरेडी क्रोनोमीटर रेटिंग में सबसे टॉप पर पहुंच चुकी थी और ए क्लास सर्टिफिकेट भी अपने नाम कर लिया लंदन क्यू ऑब्जर्वेटरी से। इसके वजह से ही लोगों के बीच रोलेक्स का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 1933 में ब्रिटिश ने 33% टैक्स बढ़ा दिया उन सभी कंपनियों पे जो ब्रिटेन से रजिस्टर्ड थी और अपने आइटम्स को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रही थी। ये हांस के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया और तब जाके उन्होंने कंपनी के हेडक्वार्टर को लंदन से
मूव करके बियेन स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया टैक्स से बचने के लिए। और एक दूसरा कारण था वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उस दौरान लोग जर्मन्स को बहुत डिसलाइक करते थे। हालांकि उन्होंने रोलेक्स नेम रजिस्टर करवा लिया था, उसके बावजूद वो इंग्लैंड में विल्सडॉर्फ एंड डेविस नेम यूज करते थे, जिस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाने लगा। और इसी की वजह से उन्होंने नेम को कम्प्लीटली चेंज करा के रोलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया 1915 में। कुछ ही सालों के बाद हांस ने रोलेक्स के लोगों को भी रजिस्टर करवा लिया, जिसमें 5 स्टार क्राउन थे। इसके साथ अपने वॉच के डायल पर भी शो करने लगे और 1919 में रोलेक्स के हेडक्वार्टर को दोबारा मूव करके बियेन से जेनेवा कर दिया गया, जहां पे आज तक वहीं पर है। इसके बाद कंपनी ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया, बियेन में और जेनेवा ट्रांसपोर्ट में। और जेनेवा में वॉच की क्वालिटी चेक होने लगी, डिज़ाइन भी होने लगी और हर बारीकियों पे ध्यान दिया जाने लगा पूरी टीम के द्वारा। और 1926 में रोलेक्स ने न्यू मॉडल को लॉन्च किया, द रोलेक्स ऑयस्टर, जिसने वॉच इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इतिहास का सबसे पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। ये न्यू मॉडल एक बहुत ही सेफली टाइट केस के अंदर बंद था, जो वॉच को ऑप्टिमल प्रोटेक्शन देता था, जो इसको वाटरप्रूफ बनाता था। ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था जो लोगों को पसंद आने लगा, बट वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जिससे इस प्रोडक्ट को एक यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट कर सकें। 1927 में हांस को एक लेडी के बारे में पता लगा जिनका नाम था मर्सिडीज ग्लिएड्से। उन्होंने इंग्लिश चैनल के थ्रू ये बताया कि वो 20.5 माइल्स स्विम किया है उन्होंने, जहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन लोगों का ट्रस्ट उन पे बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इसे दोबारा करने का फैसला किया हज़ारों लोगों के सामने। हालांकि उस टाइम वाटर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, ठंड थी। हांस ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उनको इंसिस्ट किया कि वो रोलेक्स ऑयस्टर को पहने अपने गले में। 10 घंटे लगातार स्विमिंग करने के बाद जब उनको पानी से बाहर निकाला गया, तब वो इतनी फ्रीज हो गई थी कि जैसे उनकी जान पे बनाई हो। हालांकि वो पूरी तरीके से टास्क को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर जब पानी से बाहर आया तब वो परफेक्ट कंडीशन में था। ये देख के लोगों के बीच इस वॉच को लेके एक्साइटमेंट और बढ़ गया और हांस इसका फ़ायदा उठाते हुए इस न्यूज़ को लंदन के डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐड लगवाया और इसी से रोलेक्स को इंटरनेशनल फेम मिला। इसकी हाइप को और बढ़ाने के लिए हांस ने रोलेक्स ऑयस्टर की मार्केटिंग के लिए इसको फिश बॉल के अंदर रख के शो करने लगे असली मछलियों के साथ, और इसको डिस्प्ले कर दिया सभी रोलेक्स के डीलरशिप स्टोर पर। और इस जीनियस स्ट्रेटजी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर और ज़्यादा आकर्षित किया। 1928 में उन्होंने टॉप ब्रिटिश मॉडल एवलिन ले को चुना इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके बाद 1933 में रोलेक्स ऑयस्टर फिर से नज़र आया न्यूज़पेपर में, जिसमें कुछ लोगों ने पहाड़ पर चढ़ाई की और उन्होंने रोलेक्स को पहना हुआ था। और चढ़ाई के बाद उन्होंने देखा कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी रोलेक्स 100% फंक्शन कर रही थी। फेमस ड्राइव मैल्कॉम कैम्पबेल ने एक रिकॉर्ड बनाया 300 माइल्स पर आवर स्पीड का रोलेक्स को पहने हुए। 1935 में हांस ने उनसे परमिशन ली इसको पब्लिसाइज करने के लिए और मैल्कॉम ने इसको एक्सेप्ट किया, वो भी बिना किसी फीस के। रोलेक्स को सिर्फ हाई क्वालिटी डिज़ाइन के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल और टेक्निकल रिस्ट वॉच के तौर पर भी देखा जाने लगा और इसे एवरीडे यूज़ किया जाने लगा। 1931 में रोलेक्स अपना अपडेटेड मॉडल लॉन्च करता है, रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, जो पहला वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग वॉच था, जबकि इसके पहले मॉडल में मैन्युअली वाइंड करना पड़ता था समय समय पर और टाइट केस की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी भी था इस्तेमाल करने में। सेल्फ वाइंडिंग वॉच उस टाइम ड्रीम था लोगों के लिए, जो रोलेक्स ने कर दिखाया। 1934 से 1940 के बीच हांस ने कई तरह के हाई क्वालिटी वॉच को इंट्रोड्यूस किया जो रोलेक्स के फॉर्म के बाहर था और अपने नाम से ट्रेडमार्क करवा लिया, बट इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि लोगों का काफ़ी हेट मिलने लगा। फ्रांस, ब्रिटिश
और यूएस के मार्केट से। इतने एडवर्टाइजमेंट के बाद भी हांस को मार्केट में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने जर्मन नेम के कारण उनको डबल एफर्ट लगाना पड़ा। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तब रोलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्विट्ज़रलैंड के बाहर और बाकी की यूरोप के मार्केट तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल और महंगा पड़ता था। हांस इस सिचुएशन से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और 1944 में उनकी वाइफ की भी मौत हो गई और अपनी वाइफ की याद में विल्सडॉर्फ फाउंडेशन भी खोला, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था सोशल कॉज के लिए। अपने मरने के कुछ दिन पहले ही हांस ने रोलेक्स की 100% ऑनरशिप विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को दे दी, जो आज भी ओन करता है और रोलेक्स को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि रोलेक्स कभी पब्लिकली कभी गया ही नहीं, ना ही कभी बिका, ना ही किसी तरह का कोई टैक्स दिया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, रोलेक्स ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली। 1946 आते आते रोलेक्स ने टोटल 50,000 से भी ज़्यादा वॉचेस को सेल कर दिया। 1947 आते आते ये आंकड़ा डबल हो गया। 1945 में इसका एक और न्यू मॉडल आया, रोलेक्स डेट। जस्ट पहला वॉच जो सेल्फ वाइंडिंग वाटरप्रूफ होने के साथ साथ डेट और मंथ भी दिखाता था। और 10 साल के बाद और मॉडल आए जिसमें इन सब के साथ साथ डेट, मंथ और वीक भी शो होता था। और आज भी ये सभी वॉचेस मार्केट में अवेलेबल हैं। 50s में रोलेक्स ने कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो था रोलेक्स सबमरीनर 1953 में, जो दुनिया का पहला डीप डाइव वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच जो 100 मीटर्स डीप में भी फंक्शन करता था। और 1960 में हांस विल्सडॉर्फ की मृत्यु हो जाती है और उनके मरने के बाद भी ये ब्रांड लग्जरी आइटम्स में शामिल हुआ और आज भी है। 1985 में रोलेक्स अपने वॉचेस को मैन्युफैक्चर करने लगा 904L से, जो बहुत ही ड्यूरेबल और एक्सपेंसिव स्टील है और ऐसे मैन्युफैक्चर करने वाली पहली कंपनी बन गई। और यही कारण बना इसके इतना एक्सपेंसिव होने का। और आज भी ये दुनिया में सबसे जाना माना नाम है लग्जरी वॉचेस में। एक अनाथ बच्चा जिसने नथिंग से स्टार्ट किया और वॉच इंडस्ट्री को ना ही डिस्टर्ब किया बल्कि पूरी तरह से बदल के रख दिया, जिसको आज भी हम जानते हैं इनके डिज़ाइन इनोवेशन के लिए। आज उनका नाम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वॉच हिस्ट्री बन गई है और उनकी लेगेसी भी आज भी दिखती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।